आओई नाम का एक लड़का अपने स्कूल की मशहूर क्रश को पसंद करता है। आओई एक इंट्रोवर्ट स्वभाव का लड़का है जिसके सिर्फ एक दो ही दोस्त हैं। वो जिस लड़की को पसंद करता है बहुत ही खूबसूरत है और उसका नाम इजुमी है। इजुमी उसकी बचपन की दोस्त भी होती है। दोनों बचपन से साथ हैं और आओई इसे बचपन से ही पसंद करता था। लेकिन हाई स्कूल में आते आते इजुमी को एक दूसरा लड़का पसंद आने लगता है। वो लड़का बहुत आकर्षक होता है और पूरे स्कूल में मशहूर भी होता है। आओई को समझ ही नहीं आता कि कब इजुमी उस लड़के के इतना करीब आ गई। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर किसी ने हजारों बार वार किया हो। इजुमी को पता था कि आओई उसे पसंद करता है, फिर भी वो उस दूसरे लड़के के साथ ही रहने लगती है। आओई सोचता है कि उसने बचपन से लेकर अब तक हमेशा उसका ख्याल रखा, उसे हर परेशानी से बचाया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी वो ये सब कैसे भूल गई। एक दिन स्कूल में अचानक आग लग जाती है। इजुमी स्कूल के अंदर ही फंस जाती है। आओई उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे आग में कूद जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि इजुमी धुएं की वजह से बेहोश हो चुकी है। तभी उसके ऊपर एक खंभा गिर जाता है। किसी तरह वो खुद को खंभे के नीचे से निकालता है। इस दौरान उसकी पीठ बुरी तरह जल जाती है और खून भी बहने लगता है। उसकी पीठ पर एक गहरा निशान पड़ जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह इजुमी को बाहर ले आता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, ज्यादा खून बह जाने और धुएं की वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसे अपने दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है, इसे जल्दी अस्पताल ले जाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। इसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो 2-3 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहता है। दूसरी तरफ इजुमी का बॉयफ्रेंड झूठ बोलता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इजुमी को बचाया है। वो अपने हाथ के घाव दिखाकर सबको यकीन दिला देता है। असल में सच्चाई ये होती है कि वो पहले ही स्कूल से बाहर आ चुका था और रास्ते में उसे लोहे की पाइप लग गई थी। उसने इजुमी को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। वो सबको ये भी कहता है कि आओई तो उसे बचाने आया ही नहीं, बल्कि वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि जैसे ही इजुमी का बॉयफ्रेंड उसे बचाएगा, वो उसे झूठ साबित कर खुद हीरो बन जाएगा और इजुमी उसे पसंद करने लगेगी। इस तरह वो लड़का सबके सामने आओई के खिलाफ झूठी बातें फैलाता रहता है। 3 दिन तक आओई अस्पताल में रहता है, लेकिन उसके दोस्त के अलावा उसे देखने कोई नहीं आता। हाँ, कोई रोज उसके लिए फल और फूल रख जाता है, लेकिन कभी अंदर नहीं आता। आओई ने उसका चेहरा भी नहीं देखा होता। वो सोचता है कि शायद ये सब इजुमी ही भेज रही है। कुछ दिनों पर आओई अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। अगले दिन वो स्कूल की ड्रेस पहनकर स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचते ही वो देखता है कि हर कोई उसे बुरी नज़र से देख रहा है और उसके बारे में गलत बातें कर रहा है। कोई इतना गिर कैसे सकता है? खुद क्रेडिट लेने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है। आओई को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका दोस्त उसे सारी सच्चाई बताता है कि इजुमी को बचाने का क्रेडिट उसके बॉयफ्रेंड ने ले लिया है और उल्टा आओई को ही गलत साबित कर दिया है। तभी इजुमी उसके सामने आ जाती है। आओई सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और पूरे क्लास के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गिर सकते हो। आओई सदमे में चला जाता है। बिना उसकी बात सुने उसने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरी क्लास में गूंज जाती है। आओई का दोस्त सच्चाई बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आओई उसे रोक देता है और चुप रहने को कहता है। उस दिन के बाद से आओई बिल्कुल चुप रहने लगता है। वो किसी से बात नहीं करता। पूरा स्कूल उसे गलत समझने लगता है, लेकिन उसके पास अब भी उसका एक सच्चा दोस्त होता है। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है और धीरे धीरे अपने ग्रेड सुधारता है। एक रात
आओई किराने का सामान लेने घर से बाहर निकलता है। रास्ते में वो इजुमी को उसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले हुए देखता है, वही लड़का जिस पर भरोसा करके इजुमी ने उसे थप्पड़ मारा था। आओई उन्हें नजरअंदाज कर देता है और सोचता है वो इतना हैंडसम है, वो मुझे क्यों पसंद करेगी, और अब मुझे भी उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो किराना लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है, जो इंसान अस्पताल में मेरे लिए रोज फल और फूल रखता था उसका पता लगाओ, इजुमी तो नहीं हो सकती। फिर वो सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल से घर लौट रहा होता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो अपने दोस्त को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त अपने घर चला जाता है। अब आओई अकेला होता है। तभी उसे फिर से एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके सेंस बहुत तेज होते हैं, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसी के पीछे है। इसलिए वो अचानक एक गली में मुड़ जाता है। मैं शॉर्टकट लेकर उसके पीछे पहुंच जाता हूं। मैं देखता हूं कि वो एक लड़की है और वो बहुत ही प्यारी है। मैं सोचता हूं, क्या इस दुनिया में इतनी प्यारी लड़कियां भी होती हैं? मैं भी कितना पागल था उस इजुमी के पीछे पड़ा था। इतना सोच ही रहा होता हूं कि वो लड़की मुझे अपने पीछे देखकर चौंक जाती है। फिर सीन पार्क में शिफ्ट होता है। मैं उससे पूछता हूं, आप मेरा पीछा तो कर रही हैं और लगता है आप मेरे ही स्कूल से हैं। वो लड़की बहुत शर्माते हुए और हकलाते हुए कहती है, मुझे आप बहुत पसंद है, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? आई लाइक यू। मैं ये सुनकर शॉक हो जाता हूँ। मैं तो इतना हैंडसम भी नहीं हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत खराब है और ये तो मुझसे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती है। मैं उससे कहता हूँ, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ और स्कूल में मेरा बैकग्राउंड तो आप जानती ही होंगी, आप मुझसे कहीं बेहतर लड़का डिजर्व करती हैं। वो कहती है, नहीं, मुझे बस आप ही पसंद है, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। मैं पूछता हूँ, आपको मुझ में क्या पसंद आया? वो कहती है, शायद आप भूल गए होंगे, एक बार मेरे पैर में मोच आ गई थी, तब आपने मुझे अपनी गोद में उठाकर घर तक छोड़ा था, तभी से मैं आपको पसंद करती हूँ। आपका नेचर बहुत अच्छा है और मैं किसी को उसके चेहरे से जज नहीं करती। मैं हैरान होकर कहता हूँ, अच्छा, आप वही लड़की हो? ये तो 6 महीने पुरानी बात है। वो खुश होकर कहती है, मैं आपको ढूंढते ढूंढते इस स्कूल तक आ गई और आपने भी इसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ। क्या कोई लड़की मुझसे भी प्यार कर सकती है? वो फिर पूछती है, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तभी मेरा दोस्त मुझे उस इंसान की फोटो भेजता है जो मुझे अस्पताल में फल और फूल देने आता था। फोटो देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ और सोचता हूँ, ओह, तो ये वही इंसान है और वो मेरे सामने ही खड़ी है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मुझे सब पता चल गया है। मैं हैरान हूँ कि इतना सब होने के बाद भी वो मुझे उतना ही प्यार करती है। तभी मैं अपना जवाब तय कर लेता हूँ। उसे पता नहीं होता कि मैं उसे आई लाइक यू कहने वाला हूँ। जैसे ही मैं कहता हूँ, वो शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है। मुझे पता था कि इससे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैं भी ब्लश करने लगता हूँ। घर आकर मैं सोचता हूँ, इतनी प्यारी लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड है और अब मुझे उसके लायक बनना होगा। अगले दिन मैं सुबह सुबह जिम जाता हूँ और अपनी बॉडी पर काम करने लगता हूँ। घर आकर नहाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ और कहीं निकल जाता हूँ। उस लड़की का नाम सुजुमी सान था और मैं अपनी पहली डेट पर उसके पास पहुँचता हूँ। जैसे ही मैं उसे देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा शरीर से निकल गई हो। उसके हवा में लहराते बाल और उसके चेहरे की प्यारी मुस्कान। मैं उसकी मुस्कान का इतना दीवाना हो जाता हूँ कि उसके एक मुस्कान के लिए सब कुछ लुटा सकता हूँ। दूसरी तरफ वो भी मुझे देखकर शॉक हो जाती है। मेरे लुक और मुस्कान से वो इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है, इससे अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिलेगा। उसका फैसला बिल्कुल सही था। हम दोनों मॉल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में लड़कियां मुझे देखकर इम्प्रेस हो रही होती है। कोई कहती है,
क्या ये लड़का सिंगल है? कितना हॉट है। दूसरी कहती है शायद सिंगल ही होगा, देखो दोनों कितनी दूर चल रहे हैं। सुजुमी ये सब नोटिस कर लेती है। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूँ और वो भी अपना हाथ बढ़ाती है। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। फिर हम मॉल में शॉपिंग करते हैं। वो मेरे लिए कपड़े लेती है और मैं भी उसके लिए कुछ लेता हूँ, लेकिन अभी उसे नहीं देता। हम मूवी देखते हैं, लंच करते हैं, कैफे जाते हैं और देखते देखते शाम हो जाती है। सड़क पर सन्नाटा होता है, एक रोमांटिक माहौल बन जाता है। हम घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक ट्रक तेज स्पीड में आता है। मैं तुरंत सुजुमी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ और अपनी बाहों में ले लेता हूँ। एक हाथ से उसका हाथ पकड़े रहता हूँ और दूसरे हाथ से उसकी पतली कमर को थाम लेता हूँ। उसका चेहरा लाल हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखते रहते हैं। फिर अचानक हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं और दोनों शर्माते हुए अलग हो जाते हैं। सॉरी। मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो कहती है आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी, आपने तो मेरी मदद की। तभी मुझे कुछ याद आता है। मैं अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता हूँ, उसमें से ईयर रिंग्स निकालकर उसके कानों में पहनाने लगता हूँ। वो शौक और ब्लश दोनों कर रही होती है और मेरी तरफ देख रही होती है। वो मुझे देख रही होती है और मैं उसे ईयर रिंग्स पहना रहा होता हूँ। तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ मैं ज्वेलरी शॉप से ये ईयर रिंग्स खरीदता हूँ। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। ईयर रिंग्स पहनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल अभी मेरे शरीर से बाहर आ जाएगा। सुजुमी मुझसे गुस्से वाले अंदाज में कहती है, इतनी महंगी चीज लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन मुझे वो गुस्से में भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे कर लेता हूँ और हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। अचानक वो मुझे किस कर लेती है। मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ, जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। वो लड़की शर्माकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, लेकिन जब वो अपने घर पहुंच जाती है तो मैं भी ब्लश करता हुआ अपनी यादों में खोकर अपने घर लौट आता हूं। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। जैसे ही आंखें बंद करता हूं, वही किस वाला पल याद आने लगता है। दूसरी तरफ सुजुमी को भी नींद नहीं आ रही होती। वो सोचती है मैंने उसे किस क्यों किया और उसे वहां अकेला छोड़कर क्यों भाग गई। फिर वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है, उसके सॉफ्ट से होंठ, और अचानक खुद को रोकती है। नहीं, मैं क्या सोच रही हूं। उधर मैं भी यही सब सोच रहा होता हूं और हम दोनों शर्म से अपना चेहरा कंबल में छुपा लेते हैं। सीन बदलता है। मैं पूरी रात नहीं सो पाता और क्लास में ही सो जाता हूं। तभी टीचर मुझे गुस्से में उठाते हैं और सजा देते हैं, लाइब्रेरी की सारी किताबें अरेंज करो। मैं लाइब्रेरी की तरफ जाता हूं। रास्ते में जब मैं मुड़ता हूं तो देखता हूं कि इजुमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इजुमी मुझे देख लेती है और कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन मैं चुपचाप उनके पास से निकलकर लाइब्रेरी चला जाता हूं। मुझे उसके लिए अब बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता। मेरी आंखों में कोई इमोशन न देखकर वो खुद शॉक हो जाती है। मैं लाइब्रेरी पहुंचता हूं और देखता हूं कि सुजुमी भी वहां किताबें अरेंज कर रही है। मैं समझ जाता हूं कि उसे भी वही सजा मिली है। मैं उसके पास जाकर मजाकिया अंदाज में कहता हूं, लगता है आप भी कल पूरी रात नहीं सोए, इसलिए क्लास में ही सो गई और फिर आपको भी सजा मिल गई। वो चौंक कर कहती है, आपको कैसे पता? फिर खुद ही समझ जाती है, रुको, इसका मतलब आपको भी सजा मिली है। हम दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अचानक एक भारी सी मोटी किताब सुजुमी के ऊपर गिरने वाली होती है। मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता हूं, लेकिन उल्टा मैं ही उसके ऊपर गिर जाता हूं और किताब मेरे सिर पर लग जाती है। मैं वहीं बेहोश हो जाता हूं।
थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुलती है। मैं स्कूल के मेडिकल रूम में होता हूं। मेरे सामने सुजुमी बैठी होती है। मैं फिर से आंखें बंद कर लेता हूं। वो धीरे से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, और इमोशनल होकर मुझे किस कर देती है। फिर मेरे उठने से पहले ही मेरे लिए लंच लेने चली जाती है। मैं बेड पर लेटा हुआ शौक में सोचता हूं, ये क्या था, ये लड़की कितनी क्यूट है। मैं उसकी यादों में खोया होता हूं कि तभी वो मेरे लिए लंच लेकर आ जाती है। मैं आंखें खोलने का नाटक करता हूं। वो पूछती है, आप ठीक तो हो? अब सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, एक किस और दे दो सिर पर, फिर ठीक हो जाएगा। वो शॉक हो जाती है और कहती है, इसका मतलब आप जाग रहे थे, और फिर शर्माकर वहां से भाग जाती है। शाम ढल रही थी। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा आओए दूर शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देख रहा था। नीचे मैदान में कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे थे। उनकी हंसी की आवाज हवा में तैर रही थी, लेकिन आओए के लिए वो सब जैसे बहुत दूर था। उसके हाथ जेब में थे और उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। कभी कभी इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला होता है, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी ये आदत बन चुकी थी, अकेले खड़े रहना, सोचते रहना, बिना किसी को कुछ बताएं। पीछे से कदमों की हल्की आहट आई। तुम फिर से यहां खड़े हो? आओए ने बिना मुड़े ही पहचान लिया, सुजुमी। सुजुमी धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर आओए की तरफ। तुम्हें पता है, हर दिन तुम्हें यहां अकेले खड़े देखना अब मेरी आदत बन गई है। आओई ने हल्का सा हंसने की कोशिश की, और मुझे लगता था कि कोई नोटिस ही नहीं करता। मैं करती हूं, सुजुमी ने तुरंत जवाब दिया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी ऑकवर्ड नहीं थी, उसमें सुकून था। सुजुमी ने धीरे से पूछा, तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? आओई की आंखें थोड़ी सी बदल गईं। उसने नजरें हटा ली। नहीं, उसने छोटा सा जवाब दिया। लेकिन सुजुमी समझ गई, वो सच नहीं था। झूठ बोल रहे हो, उसने धीरे से कहा। आओई ने इस बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर मैं कहूं कि नहीं सोचता, तो शायद एक दिन सच में नहीं सोचूंगा, उसने कहा। सुजुमी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और अगर कोई तुम्हें इतना हर्ट करे, तो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। आओई ने गहरी सांस ली। भूलना नहीं है, बस खुद को रोकना है, उसने कहा। सुजुमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से उसके पास एक कदम और बढ़ी। तो फिर अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं, तो शायद तुम्हें खुद को रोकने में मदद मिले। आओई थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। कोई सिंपैथी नहीं, बस प्योर ऑनेस्टी थी, और शायद यही वो चीज थी जो आओई को सबसे ज्यादा चाहिए थी। तुम क्यों कर रही हो ये सब? उसने पूछा। सुजुमी हल्का सा हंसी। शायद क्योंकि मुझे तुम्हारी ये चुप्पी पसंद नहीं है। आओई ने पहली बार जेन्युइनली स्माइल किया। तुम अजीब हो, उसने कहा, और तुम बहुत बोरिंग हो, सुजुमी ने तुरंत जवाब दिया। दोनों हल्का सा हंस पड़े। हवा थोड़ी तेज हो गई थी। सुजुमी के बाल हवा में उड़ रहे थे। आओई कुछ पल उसे बस देखता रह गया। क्या हुआ? सुजुमी ने पूछा। कुछ नहीं, आओई ने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। अगले दिन क्लास में सब कुछ यूजुअल था। टीचर पढ़ा रहे थे, बच्चे बातें कर रहे थे, लेकिन आओई अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो अपने थॉट्स लिख रहा था। क्या सच में कोई इंसान इतना बदल सकता है, या मैं ही बेवकूफ था? तभी उसकी डेस्क पर
हल्की सी टैप हुई। उसने ऊपर देखा, सुजुमी थी। तुम नोट्स नहीं लिख रहे? उसने धीरे से कहा। आओई ने कॉपी बंद कर दी। लिख लूंगा बाद में। सुजुमी ने बिना कुछ बोले अपनी नोटबुक, ये लो, बाद में मत कहना कि फेल हो गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आओई ने नोटबुक ली, लेकिन उसकी नजरें सुजुमी पर ही थीं। तुम हर बार हेल्प क्यों करती हो? उसने पूछा। सुजुमी ने कंधे उचकाए। शायद मुझे तुम्हें परेशान देखना अच्छा नहीं लगता। आओई कुछ बोल नहीं पाया। अब भी लंच ब्रेक में आओई अकेला बैठा था, जैसे हमेशा बैठता था, लेकिन आज सुजुमी उसके पास आकर बैठ गई। आज से तुम अकेले लंच नहीं करोगे, उसने कहा। आओई ने आईब्रो उठाई। और ये रूल किसने बनाया? मैंने, सुजुमी ने कॉन्फिडेंटली कहा। और अगर मैं ना मानूं? आओई ने पूछा। सुजुमी ने उसकी तरफ देखा। तो मैं फिर भी यही बैठूंगी। आओई हंस पड़ा। तुम सीरियसली अजीब हो, उसने कहा। तुम ऑलरेडी ये बोल चुके हो, सुजुमी ने जवाब दिया। दोनों ने साथ में लंच करना शुरू किया। छोटा सा मोमेंट था, लेकिन आओई के लिए यह बहुत बड़ा चेंज था। उस दिन के बाद आओई की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो अकेला नहीं रहता था। अब कोई था जो उसे बुलाता था, जो उसकी बातों को सुनता था और जो उसकी खामोशी को भी समझता था।